एक आदमी शहर की जानी मानी रिपोर्टर को कॉल करके बुलाता है, वो भी अपने इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होना था उस आदमी का जिसमें खुलने वाले थे कुछ ऐसे राज जो शायद उस रिपोर्टर की नौकरी और किस्मत को चमका सकते थे। लेकिन वहीं से पूरी कहानी लेती है एक ऐसी करवट जो उस रिपोर्टर के साथ साथ हमारी सोच को भी उलट पलट कर रख देती है। बात हो रही है साल 2025 में आई एक कोरियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी की, जिसे आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक फोन कॉल से होती है जो क्राइम रिपोर्टर सियोन जू के पास आता है। यहाँ पर कॉलर बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि वो 11 लोगों का कातिल है और चाहता है कि सियोन जू उसका इंटरव्यू ले। अब सियोन जू पूछती है कि इंटरव्यू, लेकिन किस लिए? तो वो कहता है कि इंटरव्यू में वो डिटेल से बताएगा कि किस तरह उसने गर्दन और खोपड़ी को तोड़कर और साथ ही शरीर के पार्ट्स को काट कर लोगों को मारा है, वो भी बिना किसी साफ मोटिव और पर्सनल दुश्मनी के। अब ये सुनकर सियोन जू के होश उड़ जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम सियोन जू को उसके बॉयफ्रेंड सांग वू के साथ कार में देखते हैं, जो कि एक पुलिस वाला है और दोनों के बीच फिलहाल रिलेशनशिप चल रहा है। खैर, इसी बीच तेज बारिश हो रही होती है और तभी हमें पता चलता है कि सियोन जू की एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली बेटी है जिसका नाम है जे रिन, और आज वो छाता लेकर नहीं गई है। अब ये चीज सियोन जू को थोड़ा परेशान करती है। तो इस पर सांगवू कहता है कि वो मिडिल स्कूल में है और अपना ख्याल खुद भी रख सकती है, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सियोन जू को उसके लेट होने और अजीब व्यवहार को लेकर चिंता है, क्योंकि हाल में वो उदास रहती है और अपनी माँ से दूरी बना रही है। इतना ही नहीं, सियोन जू के हिसाब से एक दिन उसके बैग में रेजर भी मिला था, पर वो उसके बैग में कहां से आया ये पता नहीं। पर ये सुनकर सांगवू फिर से कहता है कि वो अब बड़ी है, इसलिए खुद को संभाल सकती है। लेकिन रेजर की बात सुनकर वो भी मानता है कि उससे बात करना जरूरी है, इसलिए पॉसिबल हुआ तो वो भी उससे बात करेगा। खैर, अब सियोन जू दूसरी तरफ इस कातिल से मिलने को लेकर दुविधा में होती है, क्योंकि एक तरफ ये धमाकेदार स्टोरी उसका करियर बचा सकती है क्योंकि चैनल में उसकी पोजीशन डेंजर में है, जबकि दूसरी तरफ अगर कॉल फेक निकला और उसने गलत रिपोर्ट बना दी तो बची कुची नौकरी सीधे जा सकती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि किलर ने उसे पहले ही कह दिया है कि अगले 3 दिनों में आधी रात को वो फिर से एक इंसान को मारेगा। इसलिए अगर सियोन जू उसका इंटरव्यू लेने आती है तो वो उसे उस इंसान को बचाने का एक मौका देगा। अब सियोन जू सच में उस अनजान विक्टिम को बचाना चाहती थी, इसलिए रिस्क लेते हुए वो इंटरव्यू के लिए मान जाती है। इस पर सांग वो भी उससे कहता है कि अगर कहानी सच निकली तो वो मौके पर ही उसे अरेस्ट कर लेगा और बाद में सारे फैक्ट्स कंफर्म करेगा। तो इस तरह से अब वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और होटल पहुंचते हैं जहां उस किलर का इंटरव्यू होना है। इस वक्त होटल में कुछ काम चल रहा होता है और सीसीटीवी कैमरे हटाए या बदले जा रहे होते हैं, इसलिए पूछने पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि कैमरे रीफिक्स किए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ था कि निगरानी कमजोर है, जो आगे के लिए इम्पोर्टेंट डिटेल होने वाली है। अब सियोन जू रूम नंबर 2107 का की कार्ड मांगती है, क्योंकि ये रूम उसी किलर ने बुक किया होता है। इसके बाद लिफ्ट में जाते हुए वो उस की कार्ड की एक कॉपी बनाती है और कॉपी वाला कार्ड लिफ्ट में ही छोड़ देती है, ताकि बाद में सांगवू उसे उठाकर जरूरत पड़ने पर कमरे में घुस सके। फिर वो खुद रूम नंबर 2107 में जाती है, जबकि सांगवू ठीक उसके नीचे वाले रूम में ठहरा होता है ताकि वो उससे लगातार कांटेक्ट बनाए रखे। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि अंदर जाते ही कमरे में सियोन जू ने मिनी हिडन कैमरे भी सेट कर दिए होते हैं ताकि सांगवू नीचे से लाइव फीड देख सके। अब सियोन जू कमरे में इंटरव्यू की तैयारी करके किलर का इंतजार करने लगती है। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उस रूम की बेल बजती है, जिससे उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। साथ ही हम नोटिस करते हैं कि वो किलर बिल्कुल टाइम पर पहुंचा था। अब आगे दरवाजा खोलने पर सामने जो आदमी खड़ा होता है वो सामान्य सधा हुआ और विनम्र दिखने वाला आदमी होता है, यानी वैसा नहीं जैसा सियोन जू ने 11 मर्डर करने वाले से एक्सपेक्ट किया था। फिर वो उससे अंदर आने की परमिशन मांगता है और कमरे की तारीफ करता है। साथ ही वो बताता है कि ये रूम उसी ने खास तौर पर बुक कराया है, जिसे किसी मॉडर्न आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है और उसका नाम है रैथ मैकविल्डर। खैर, अब अंदर आते ही वो सारी खिड़कियां बंद कर देता है और फिर सेट किए गए वीडियो कैमरे के सामने बैठ जाता है। यहाँ सियोन जू उसे गौर से देखती है और कंफ्यूज होती है, क्योंकि वो किसी भी एंगल से साइको किलर जैसा नहीं दिखता। वो हल्के अंदाज में मजाक भी करता है कि उसे ऐसे घूर कर ना देखा जाए, क्योंकि उसे शर्म आती है।
इसके बाद सियोंजू पूछताछ शुरू करती है कि अगर उसने सच में इतने मर्डर्स किए हैं तो ये संभव नहीं कि उसने कोई सबूत ना छोड़ा हो या किसी भी सीसीटीवी में दिखाई ना दिया हो। असल में सियोंजू को लगने लगता है कि शायद ये पूरा कॉल और मीटिंग एक प्रैंक है और वो बस उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन तभी किलर कहता है कि वो सबूत दिखा सकता है। अब ये कहकर वो फौरन अपना फोन निकालकर उसे कुछ वीडियोस दिखाता है जिनमें साफ साफ रिकॉर्डेड था कि वो खुद उन लोगों को मार रहा है। ये फुटेजेस देखकर सियोंजू का विश्वास टूट जाता है कि ये मजाक है और अब उसे समझ में आ जाता है कि सामने बैठा आदमी वाकई बेहद खतरनाक सीरियल किलर है और वो जो कुछ कह रहा था वो सच है। अब वो इंटरव्यू की ऑफिशियली रिकॉर्डिंग ऑन करती है और सबसे पहला सवाल उसकी पहचान पर करती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो। लेकिन वो आदमी कहता है कि नाम जरूरी नहीं है, बस उसका चेहरा कैमरे पर रिकॉर्ड होना काफी है। फिर वो पूछती है कि उसने 11 लोगों को क्यों मारा, आखिर मकसद क्या था, कोई बदला, नफरत या कुछ और। जिस पर वो किलर बताता है कि वो एक साइकाइट्रिस्ट है और जिन लोगों को उसने मारा वो उसकी नजर में ट्रीटमेंट का हिस्सा थे। उसके शब्दों में वो विक्टिम नहीं ट्यूमर थे जिन्हें हटाकर वो अपने पेशेंट्स को ठीक कर रहा था। वो कहता है कि बाकी मनोचिकित्सक काउंसलिंग और दवाइयों से इलाज करते हैं, लेकिन वो उल्टा रास्ता अपनाता है। मरीजों को ठीक करने के लिए उन पर अत्याचार करने वाले, उन्हें बर्बाद करने वाले राक्षसों को बेहद कड़वी, क्रूर मौत देता है ताकि उसके मरीजों को रिलीफ और कैथारसिस मिले। अब ये सुनकर सियोंजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए उससे आगे पूछती है कि ठीक है, माना तुमने ये सब कर दिया, लेकिन अब तुम्हें ये इंटरव्यू क्यों देना था। इस पर वो कहता है कि उसे बस खुद को दिखाने का मौका चाहिए था ताकि अपनी कहानी अपने शब्दों में दुनिया तक पहुंचा सके। अब इसी बीच वो बार बार उससे कंफर्म करता है कि इस मीटिंग के बारे में किसी और को तो नहीं पता। तो सियोंजू हर बार झूठ बोलकर कह देती है कि ये बिल्कुल सीक्रेट है, जबकि हम जानते हैं कि सोंगवू नीचे वाले कमरे में ये सब देख रहा था। खैर, अब किलर बताता है कि उसने सियोंजू को इसीलिए चुना क्योंकि वो उसके काम को फॉलो करता रहा है और साथ ही वो उसे एक शार्प और बहादुर रिपोर्टर मानता है जो एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए रिस्क लेती है, जबकि आजकल के रिपोर्टर्स एक नंबर के डरपोक इंसान हैं। जबकि इस वक्त सच तो ये था कि सियोंजू यहाँ उस अगले विक्टिम को बचाने के लिए आई थी। इसलिए जब वो उससे उस अगले विक्टिम का नाम पूछती है तो वो किलर साफ मना कर देता है। इसके बाद निराश होकर वो रिकॉर्ड किए फुटेज की मेमोरी कार्ड को वहीं रखकर लगभग उठ जाती है, क्योंकि उसका मकसद जो कि किसी की जान बचाना था वो पूरा ही नहीं हो रहा था। लेकिन इतने में किलर उसे रोकते हुए कहता है कि वो अब भी उस इंसान को मार सकता है, इसलिए जब तक इंटरव्यू चलता रहेगा उसकी जान ऑन होल्ड रहेगी, यानी इंटरव्यू जारी रखना ही फिलहाल उसकी लाइफलाइन है। फिर जब सियोंजू उससे पूछती है कि वो अपने विक्टिम्स को इतनी क्रूर टॉर्चर देकर क्यों मारता है, तो वो उसे एक औरत की कहानी सुनाता है जो इन सब घटनाओं के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी। अब फ्लैशबैक में हम एक औरत को देखते हैं जिसकी शादी 29 साल की उम्र में होती है। शादी के बाद वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इस बीच पार्किंग लॉट में एक गुंडा उसके साथ अत्याचार कर देता है। अब डिलीवरी होने के बाद उसे लगने लगता है कि उसके अपने बच्चे की आंखें उस बलात्कारी के जैसी हैं। अब ये ट्रॉमा उसके दिमाग में इतना गहरा बैठ जाता है कि वो अपने ही बच्चे को स्वीकार नहीं कर पाती और अंत में बच्चे के साथ खिड़की से कूदकर दोनों की जान ले लेती है। और दोस्तों, यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि ये कहानी उसकी खुद की पत्नी की थी। किलर बताता है कि डॉक्टर होने के बावजूद वो अपनी पत्नी के डिल्यूजन और PTSD को ठीक नहीं कर पाया और जिसने ये क्राइम किया था उसे सिर्फ 4 साल की सजा मिली। इतना ही नहीं, कोर्ट में वो आदमी हंसता रहा और नजरें मिलाकर जैसे उसे चिढ़ाता रहा, मानो कह रहा हो कि मैं फिर बाहर आ जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। किलर बताता है कि इसके बाद उसने उस आदमी को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए ह्यूमन टॉर्चर पर ढेर सारी रिसर्च की, लेकिन रिलीज के ठीक पहले वो जेल में करंट लगने से मर गया। इस तरह किलर का बदला पूरा नहीं हो पाया और उसे लगा कि उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसकी सारी पीड़ा बेकार चली गई और इस पॉइंट पर उसे अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं दिखा। पर बाद में उसने खुद को संभाला और सोचा कि जो लोग मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं अब वो उनकी और ज्यादा मदद करेगा ताकि वो अपने लिए लड़ सके। इसके लिए उसने मेंटल हेल्थ क्लिनिक खोला, जिसमें एक दिन उसके पास एक आदमी आया जिसकी पत्नी को किसी ड्रंक ड्राइवर ने कुचल दिया था और उसकी मौत हो गई थी। साथ ही किलर को पता चलता है कि उस आदमी का 8 साल का बेटा भी था जो कि कोमा में था।
फिर कुछ सालों के बाद इस पेशेंट ने उस ड्राइवर को फिर से देखा जिसने उसकी बीवी को कुचला था। उसने देखा कि वो ड्राइवर चैन से जी रहा था, जिससे उस आदमी को दिक्कत हो रही थी। इसलिए वो बार बार अपने डॉक्टर यानी किलर से कह रहा था कि वो उस ड्राइवर को मिटा देना चाहता है और इसी से उसे शांति मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि किलर को पता था कि उस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, और यहीं पर किलर का खुद का मूवमेंट ट्रिगर हो जाता है, जहां उसे भी वही फील होता है जब वो अपनी बीवी के कातिल को मार नहीं पाया था, और इस वजह से वो खुद भी कभी पूरी तरह से उस रिग्रेट से बाहर नहीं आ पाया था। इसीलिए अब यहीं से किलर का पहला मर्डर शुरू होता है, यानी फिर वो उस ड्राइवर को मारने की तैयारी करता है। हम देखते हैं कि पहले वो उस ड्राइवर को बेहोश करता है और फिर कहीं ले जाकर एक बड़े क्रॉस जैसी संरचना पर बांध देता है। साथ ही वो उसे क्रूर तरीके से मार डालता है और इसकी पूरी वीडियो बनाकर अपने उसी पेशेंट को दिखाता है। यहाँ सियोन जू कातिल से पूछती है कि माना तुमने उसको मार दिया, लेकिन क्या ये सब तुम्हारे पेशेंट को ठीक लगा? तो वो कहता है कि पेशेंट ने पहले तो इसका विरोध किया, लेकिन बाद में वो खुद मान गया कि अंदर ही अंदर वो यही चाहता था, यानी वीडियो देखकर उसे एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिला था। अब किलर इसे ट्रीटमेंट बताता है और वो कहता है कि वो किसी की पेनफुल मेमोरीज को मिटा नहीं सकता, लेकिन उस दर्द को कम कर सकता है। फिर वो सियोन जू से उल्टा सवाल करता है कि क्या वो सच में उस शख्स को बचाने आई है या बस एक धमाकेदार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए यहाँ पर आई है ताकि उसकी नौकरी बची रहे। तो इस पर सियोन जू कहती है कि वो खास तौर पर उस विक्टिम की जान को बचाने आई है। तो वो उसे फिर चैलेंज करता है कि ये बात वो उसकी आंखों में देखकर बोले। अब सियोन जू घबराकर दोबारा से रिपीट करती है, लेकिन वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर कहता है कि उसकी पल्स करीब 30% बढ़ी हुई है। साथ ही चेहरा, आवाज सब बता रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, जर्नलिज्म बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, ऐसे दबाव में लोग कुछ भी बोल देते हैं। इस तरह वो उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी डोरबेल बजती है, जिससे सियोन जू तो हैरान होती है, लेकिन किलर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वो एकदम से बोलता है कि उसने रूम सर्विस बुलाया है जो कि खाना लेकर आया होगा। फिर हम देखते हैं कि वो दरवाजा ओपन करता है और रूम सर्विस वाला लड़का अंदर आता है। वो लड़का अंदर ट्रे रखता है, जबकि वो किलर आराम से उससे स्मॉल टॉक करता है। फिर वो उसे टिप देने लगता है, लेकिन अचानक से रुककर कहता है कि वो वैसे तो अपने असली काम में बहुत ही आलसी है, जबकि जब भी टिप और रूम सर्विस की बात हो तो तुरंत दौड़कर आ जाता है। अब इसी बीच वो उसे उसके नाम से बुलाता है, जिससे वो लड़का चौंक जाता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। पर इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, वो किलर उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन घोंप देता है, जिसके बाद उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। अब रूम सर्विस वाले लड़के को जहर देने के बाद वो बताता है कि ये लड़का एक लड़की को उसकी खुद की रिकॉर्ड की हुई एमएमएस से 3 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। साथ ही वो उसे बार बार पैसे उगाहता रहा और उसी की वजह से उसकी सगाई टूट गई। तभी सियोन जू याद दिलाती है कि उसने कहा था कि आज रात वो किसी को मारेगा, तो क्या यही वो लड़का था? तो किलर कहता है कि नहीं, ये लड़का वो नहीं है और आज रात एक और मौत होगी। वेल, अब ये रिपोर्टर अपनी आंखों के सामने लाइव मर्डर देखकर डर जाती है, जबकि नीचे स्क्रीन पर देख रहा सॉन्ग वो भी घबरा जाता है। उधर वो रूम सर्विस बॉय कुछ पल तड़पता है, जिस पर सियोन जू की नजर पड़ती है, लेकिन इतने में किलर कहता है कि उसे उस पर फोकस करना चाहिए जो अभी जिंदा है, ना कि जो मरने वाला है। फिर इंटरव्यू जारी रखते हुए सियोन जू पूछती है कि वो मर्डर के बाद क्या करता है, तो वो बताता है कि उसके कई सेंटर्स हैं जहां वो अलग अलग जगह पेशेंट्स देखता है। अब जिनकी समस्या सामान्य है वो उनका नॉर्मल इलाज करता है, लेकिन जिनके साथ गहरी हिंसा या नाइंसाफी हुई है उनके लिए वो खुद किलर बन जाता है। साथ ही वो मानता है कि शुरू में मरीजों को ये सब देखकर गिल्ट, घबराहट और घिन्न महसूस होती है, लेकिन फिर वो उन्हें हिप्नोथेरेपी देता है, जिससे वो उनके दिमाग में इस कातिलाना जस्टिस को नॉर्मलाइज करता है, ताकि वो अपने गुनहगार को तड़पता देखकर राहत महसूस कर सके। और इस तरह से वो डेमो के लिए एक सिक्का घुमाते हुए हिप्नोटाइज करने का तरीका दिखाता है। अब इसी दौरान सांगवू ऊपर वाले कमरे में घुसने के लिए डुप्लीकेट की कार्ड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन किलर पहले ही लॉक सिस्टम बदल चुका होता है, जिस वजह से उसे वापस नीचे लौटना पड़ता है। इधर किलर एक नए केस की बात छेड़ता है, जहां वो उसे एक बच्चे के बारे में बताता है जिसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था, और इसमें खास ये था कि उस बच्चे के साथ ये सब करने वाला भी एक बच्चा ही था। वो बताता है कि जेलसी की वजह से उस बुली लड़के ने अपने क्लासमेट, जो कि बेहतरीन म्यूजिशियन था, उसके हाथ रेजर से काट डाले ताकि वो कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ना बजा सके। किलर बताता है कि अब कॉल और हिप्नोसिस के जरिए वो उस बुली को छत से कूदकर सेल्फ किल करवाएगा। अब यहाँ पर रेजर सुनते ही सियोन जू को अपनी बेटी के बैग से मिला ब्लेड याद आता है और उसे डर होता है कि कहीं उसकी बेटी ही गुनहगार या विक्टिम ना हो। इसीलिए वो सीधे किलर से पूछती है कि वो बुली करने वाला एक लड़का है या लड़की। तो किलर साफ कहता है कि वो दोनों ही लड़के हैं,
जिसे सुनकर वो एक पल के लिए राहत की सांस लेती है। फिर किलर उसका रुख मोड़कर उसकी बेटी के बारे में पूछताछ शुरू करता है। साथ ही वो अचानक अपना सिक्का घुमाता है और उसे ट्रांस में ले जाता है। अब हिप्नोटाइज होने पर सियोंजू खुलकर बताती है कि पिछले 6 महीने से उसकी बेटी उससे कट ऑफ है और उससे कुछ छुपा रही है। शायद वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है जो तलाक के बाद से अलग रहता है। उसके हिसाब से उसे ये भी लगता है कि उसकी बेटी अपने पिता की तरह स्वार्थी, दूसरों की परवाह ना करने वाली होती जा रही है। इस पर किलर पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी से नफरत करती है। अब इस सवाल को सुनते ही वो चुप हो जाती है और अंदर से झिझकती है। अब उसी समय ईयरपीस पर सांगवू उसे सचेत करता है कि डॉक्टर उसे काबू में कर रहा है, इसलिए अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो वो दोनों के प्लान और पुलिस इन्वॉल्वमेंट को भांप जाएगा। फिर वो उसे याद दिलाता है कि उसके पास स्टन गन है, इसलिए उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद सियोंजू होश में लौटती है और अपनी स्टन गन उठाकर इंटरव्यू रोकने की बात करती है, लेकिन किलर कहता है कि इंटरव्यू जारी रखते हैं, पर वो उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद वो उसकी तरफ बढ़कर कहती है कि अब वो सिर्फ उस आने वाले विक्टिम के बारे में जानना चाहती है ताकि उसे बचा सके। पर किलर पूछता है कि अचानक उसे उस विक्टिम को बचाने की इतनी जल्दी क्यों है। फिर वो कहती है कि अब उसे उसकी असली खतरनाक फितरत का अंदाजा हो चुका है, इसलिए वो वेट नहीं कर सकती। इधर नीचे से सांगवू लगातार कह रहा होता है कि वो स्टन गन यूज करे, लेकिन सियोंजू पहले नाम जानना चाहती थी क्योंकि अब सच में उसे उस इंसान की जान बचानी थी। इसके बाद किलर उसे बैठने को कहता है और समझाता है कि अब वो सब बताएगा, जिसे सुनकर सियोंजू बैठ जाती है। फिर वो अचानक से रिवील करता है कि उसे पहले से पता है कि नीचे वाले कमरे में कौन बैठा है, यानी सांगवू, और ये भी कि वो एक पुलिस वाला है। इसका मतलब पूरा प्लान उसकी नजरों से ओझल नहीं था, बल्कि वो शुरू से ही अवेयर था कि इंटरव्यू सीक्रेट नहीं है। इसके बाद वो नीचे वाले फोन पर कॉल करता है, लेकिन सांगवू के कॉल उठाते ही लाइन कट जाती है और तभी उस रिंग से कमरे में लगा एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, जिससे गैस निकलने लगती है और हम देखते हैं कि सांगवू बेहोश हो जाता है। इसके बाद किलर सियोंजू की तरफ बढ़ता है, जबकि वो उसे स्टन गन से शूट करने की कोशिश करती है, मगर वो उसका हाथ पकड़कर उल्टा उसी पर शॉट लगा देता है। क्योंकि प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट होने के कारण वो उसके रिएक्शन पहले से ही पढ़ चुका होता है। फिर जब सियोंजू की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। इस वक्त कमरे की स्क्रीन, लाइटिंग सब कुछ लाल कर दी गई थी, जो कि किलर ने ही किया था। उधर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सांगवू भी कहीं और बंधा हुआ होता है। फिर वो उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है कि उसने इंटरव्यू सीक्रेट होने के बारे में उससे छुपा कर रखा था, लेकिन किलर कहता है कि उसने भी उससे झूठ बोला था कि ये इंटरव्यू असल में उसके बारे में नहीं है, जबकि ये इंटरव्यू असल में सियोंजू के बारे में है और अब बस उसे सिर्फ आमने सामने बैठाकर कुछ बातें कंफर्म करनी है। इसके बाद वो उसे शांत करते हुए कहता है कि फिलहाल वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इतना कहकर वो उसकी रस्सियां ढीली कर देता है, जिससे सियोंजू थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाती है। वो पहले सियोंजू से उसकी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कतें और गिल्ट पूछता है और साथ ही सांगवू को धमकाता है कि अगर उसने खुद को खोलने की कोशिश की तो वो सियोंजू को मार देगा। इसके बाद वो स्क्रीन पर उसे सांगवू की लाइव फुटेज दिखाता है, जिसमें वो बंधा होने के बावजूद बार बार भागने की कोशिश करता दिख रहा था। फिर सियोंजू काफी सोचने के बाद एलिस ग्रुप वाले केस की बैक स्टोरी बताती है, जहां 1 साल पहले मिन सोक नाम के फाइनेंस हेड ने उसे विसल ब्लोअर की तरह कांटेक्ट किया था। उसने बताया कि 10 साल पहले नई दवा के डेवलपमेंट के दौरान जहरीला केमिकल वेस्ट गुपचुप पास की नदी में फेंक दिया गया, जिससे बीमारियां फैलने लगी और लोगों की मौत का खतरा था, और इसे छुपाने के लिए कंपनी ने राजनेताओं और सिस्टम को घूस दी। अब गिल्ट में जलते मिनसोक ने सबूत इकट्ठा करके एक लेजर में रिकॉर्ड किए थे, जो उसने सियोंजू को दिए थे। इसके बाद सियोंजू ने वो लेजर अपने घर में छुपा दिया, पर फिर कुछ दिन के बाद वो लेजर चोरी हो गया और उसी रात मिनसोक की हिट एंड रन में मौत भी हो गई। लेकिन फिलहाल में 1 महीने पहले चैनल को एक एनोनिमस शिकायत मिली, जिसमें सियोंजू पर ही आरोप लगा कि उसने एलिस ग्रुप के साथ मिलकर सबूत चुराए हैं और यही वजह थी जिससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ी थी। इसके बाद किलर पूछता है कि क्या वो पक्के तौर पर कह सकती है कि उसने कुछ नहीं किया, तो वो कहती है कि वो 100% निर्दोष है। ये सुनकर अब वो उससे उसकी बेटी की कसम खिलवाता है, तो वो जेरिन की कसम खाती है और फिर वो उसकी बात स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वो उसे असली वजह बताता है कि उसने यहाँ उसे इसीलिए बुलाया है ताकि वो खुद उसका ट्रीटमेंट कर सके, यानी ये पूरा इंटरव्यू उसके बारे में था, ना कि अपने बारे में। इसके बाद वो सांगवू के बारे में सच खोलता है। अब पहले वो सियोंजू को सांगवू की लाइव फुटेज दिखाता है, जिसमें साफ है कि किलर की चेतावनी के बावजूद वो लगातार रस्सियां खोलने और भागने की कोशिश कर रहा है, यानी उसे उसकी जान से ज्यादा अपनी जान और करियर की चिंता है। फिर वो एक बड़ा ट्विस्ट रिवील करता है,
लेजर चोरी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि खुद सांगवू ने की थी, क्योंकि सिर्फ उसी को पता था कि सियोंजू ने सबूत कहाँ छुपाए हैं और वो रात में मिनसोक से कब मिलती थी और घर कब खाली रहता था। किलर बताता है कि सांगवू एक बहुत ही सक्षम लेकिन करप्ट होमिसाइड डिटेक्टिव है। साथ ही जिन क्रिमिनल बिजनेस वालों का वो मामला था, उन्होंने उसे अपने लिए काम करने के लिए फंसा लिया था। इसके लिए उन्होंने एक लड़की को उसके पास भेजा। वो कुछ दिनों तक उससे घुली मिली और फिर दोनों ने साथ में रात बिताई। फिर उसी दौरान उन्होंने चोरी छुपे उनके न्यूड फोटोज ले लिए और इन पिक्स से उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। साथ ही उस वक्त डील ये थी कि बदले में उन्हें वो लेजर चाहिए था। अब एक तो ऊपर से पुलिस डिपार्टमेंट में भी दबाव था, क्योंकि ऊंचे अफसर भी पैसों से बिक चुके थे। इसलिए सांगवू ने शर्त रखी कि बदले में उसे चीफ ऑफ डिटेक्टिव बनाया जाए, जिसके बाद कमिश्नर ने प्रमोशन का लालच देकर हामी भर दी। इस तरह इसके बाद वो रात को चुपके से सियोंजू के घर में घुसा और लेजर उठा लाया। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि उस वक्त चोरी करते हुए उसे किसी ने देख लिया था और वो थी सियोंजू की बेटी जेरिन। अब किलर बताता है कि इसके बाद सांगवू ने अपनी पकड़ बनाने के लिए जेरिन के साथ घिनौना काम किया, ताकि वो डरकर चुप रहे और किसी को सच ना बता सके। अब ये सुनकर सियोंजू अंदर से टूट जाती है, क्योंकि जिस आदमी पर वो भरोसा कर रही थी और जिसने खुद को उसका प्रोटेक्टर दिखाया था, असल में वही उसकी बेटी का असॉल्टर निकला और उसे ये सब पता तक नहीं था। वो ये सुनकर भी विश्वास नहीं कर पाती, लेकिन किलर के पास पूरे पैटर्न और कनेक्शंस के सबूत होते हैं, क्योंकि उसके लिए भी ये एक तरह का ट्रीटमेंट वाला केस था और उसकी पेशेंट्स हैं सियोंजू और उसकी बेटी जेरिन। वो ये भी बताता है कि उसने ये होटल इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ उसकी अच्छी पहचान है और वही लड़की जिसे रूम सर्विस बॉय एमएमएस से ब्लैकमेल कर रहा था, वो यही काम करती थी। यानी उसके लिए ये जगह एक से ज्यादा ट्रीटमेंट केस निपटाने का परफेक्ट सेटअप है। अब किलर सियोंजू को फोन देता है ताकि वो सीधे जेरिन से सच पूछ सके। फिर कॉल पर जेरिन तुरंत पूछती है कि क्या माँ डॉक्टर अंकल के साथ हैं, जिससे पता चलता है कि यन हू यानी वो किलर कम डॉक्टर पहले से जेरिन को जानता है और इस चीज का सबूत वो रेजर भी था जो उसकी बेटी के पास से मिला था। अब जेरिन रोते रोते सब सच बता देती है कि वो माँ से सब कहना चाहती थी, लेकिन डर और शर्म की वजह से कभी कह नहीं पाई। ये सुनकर सियोंजू पूरी तरह से टूट जाती है और महसूस करती है कि उसने अपनी बेटी की बात कभी सच में सुनी ही नहीं, कभी उसको ठीक से समझा ही नहीं। इसके बाद सियोंजू सांगवू से अकेले में सामना करना चाहती थी, इसीलिए यनहू उसे उसके पास भेज देता है, जो कि इस वक्त आजाद था। वहाँ वो पूछती है कि क्या ये सब सच है, तो सांगवू हिप्नोसिस का बहाना बनाकर कहता है कि वो अभी भी यनहू के वश में है, लेकिन सियोंजू पूरी तरह से होश में थी, इसलिए गुस्से में वो उसे जवाब मांगती है। इस बीच यनहू ने उसे एक गन भी दे दी होती है, जिसे झड़प में सांगवू उससे वो गन छीन लेता है और तब उसका असली चेहरा सामने दिखता है, क्योंकि वो अब सियोंजू को लात घूंसों से मारता है और ये साबित कर देता है कि उसके लिए वो सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन थी, ना कि कोई सच्चा दोस्त या पार्टनर। पर तभी यनहू बीच में आता है, लेकिन सांगवू गन तान कर उसे पीछे हटने को कहता है और फायर करता है, लेकिन तभी रिवील होता है कि उस गन में गोलियां तो थी ही नहीं और ये गन पहले से ही खाली थी, वही गन जो सियोंजू के हाथ में दी गई थी। पर तभी सियोंजू मौका देखकर सांगवू की टांग में एक इंजेक्शन घोंप देती है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। इसके बाद यनहू उससे कहता है कि अब वो यहाँ से जा सकती है, बाकी का काम वो देख लेगा। अब वो भारी गिल्ट के साथ बाहर निकलती है, वो भी ये महसूस करते हुए कि उसने कभी बेटी से खुलकर पूछने की जहमत नहीं उठाई और उसे ही हमेशा सेल्फिश कहती रही। फिर बाद में हम देखते हैं कि यनहू ने सांगवू को बांधकर टेबल पर लिटाया है। अब वो उसे कहता है कि उसे उतना ही दर्द झेलना होगा जितना जेरिन ने झेला, बल्कि दुगना। फिर वो उसके जेनिटल्स काट देता है। इसके बाद सांगवू दर्द से तड़पता रह जाता है। असल में यही उसके लिए अंतिम सजा और यनहू के हिसाब से ट्रीटमेंट का पूरा होना है। इसके बाद सीन कट होता है, जहां हम देखते हैं कि जेरिन अब यनहू के क्लिनिक में थेरेपी ले रही होती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो आदमी अब उसके नाइटमेयर्स में कभी वापस नहीं आएगा, तो यनहू उससे कहता है कि नहीं, अब वो कभी नहीं आएगा। फिर वो जेरिन से कहता है कि अपनी माँ को बुलाओ। अब सियोंजू आती है तो वो ऑफर करता है कि चाहे तो वो उसका भी ट्रीटमेंट कर सकता है ताकि उसका गिल्ट और दर्द मिट जाए, लेकिन सियोंजू उससे मना कर देती है और कहती है कि उसने जो गलती की है, यानी अपनी बेटी की बात ना सुनना, तो वो उसे लाइफ लॉन्ग भुगतना चाहिए, क्योंकि अगर ये यादें मिट गईं तो वो सच में सफर नहीं करेगी, जबकि इस गिल्ट के साथ जीना ही उसका प्रायश्चित होगा। फिर जाते जाते सियोंजू उससे पूछती है कि क्या वो खुद ठीक है, क्योंकि उसके हाथ खून से इतने सने हैं कि वो आसान से साफ नहीं होंगे। तो ये सुनकर यनहू कुछ पल के लिए चुप और सोच में डूब जाता है। इसके बाद सियोंजू अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है, जबकि अकेला बचा यनहू अपने हाथों की तरफ देखता है
और स्वीकार करता है कि भले अपने आप को वो डॉक्टर कहे, लेकिन असल में वो एक हत्यारा है। और उसी समय उसे वेलफेयर सेंटर से कॉल आता है, जहां एक और बच्ची पर चाइल्ड एब्यूज हुआ था और जिसके लिए उसे साइकोथेरेपी चाहिए थी। फिर वो बिना हिचक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता है, जिससे साफ हो जाता है कि वो अपना ये ट्रीटमेंट और मर्डर वाला चक्र जारी रखेगा। और इसी डार्क नोट पर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।